मंच के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारा सौभाग्य कि आज हमारे चैनल पर आज हमारे साथ हैं श्री एसपी सिंह साहब। नमस्कार। सिंह साहब एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च आईएएस अधिकारियों में इनका नाम शुमार रहता था। साथ ही आप का जो लास्ट पोस्टिंग थी वह थी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसके आप सेक्रेटरी होकर सर्वा होकर रिटायर हुए। तो सर बहुत बहुत स्वागत आपका प्रारंभ। धन्यवाद। धन्यवाद संदीप जी। जी। और आज की जो हमारी चर्चा है वह इसी बारे में है, इसी बात पर है कि उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और काफ़ी सारे एक्सप्रेसवेज वगैरह बन रहे हैं, बिजली की व्यवस्था सुधरी है, बहुत सारी बातें, बहुत सारा विकास हो रहा है। पर एक समस्या है कि शहरों के बाहर तो एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं पर शहरों के अंदर ट्रैफिक है या शहरों के अंदर कूड़े की जो व्यवस्था है, या हम कभी लगता है कि क्या विदेशों जैसे शहर हम भी अपने यहाँ बना सकते हैं, या कम से कम इंदौर जैसा मॉडल या सूरत जैसा मॉडल क्या हम अपने यहाँ पर अपने उत्तर प्रदेश में अपने शहरों को ऐसा विकसित कर सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या भी है हमारे पास। तो सर ने चूँकि इन सारे विषयों को बहुत करीब से देखा है, इस पर कार्य किया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट कराए हैं। सर हम जानना चाहेंगे कि समस्याएं क्या हैं और समाधान क्या है शहरों को लेकर, पर्टिकुलरली अगर हम लखनऊ जैसे शहर की बात करें जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। जी नहीं, लखनऊ का क्या, जो भी आपके नगर हैं सबका विकास एक समान रूप से प्रोपोर्शनली एक अनुपातिक रूप से होना चाहिए, समानुपातिक रूप से। और लखनऊ के बराबरी मेट्रोपॉलिटन टाउन्स यहाँ बहुत सारे हैं। जी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप पूरे भारत का परिदृश्य देखें तो जो नगर विकास विभाग है या नगरीय विकास विभाग का जो एम्बिट है, जो कार्यक्षेत्र है जी, वो हमारे यहाँ पता नहीं क्यों संविधान की मंशा के अनुरूप नहीं किया गया। 74वां संविधान संशोधन इसीलिए किया गया था जी कि जो स्थानीय निकाय हैं वो स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, अपने आप में गवर्नमेंट हैं। पहले इसका लोकल LSGD नाम ही था जी। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था। पुराने मैनहोल आप कहीं पुराने मोहल्ले में जाइए, चौकों में देखिए तो जो इतने बढ़िया हैं कि अभी तक नहीं टूटे, उस पर LSGD छपा हुआ है। लोकल सेल्फ डेवलपमेंट गवर्नमेंट थी जी। तो एक समानांतर सरकार है ये, और इसकी स्वायत्तता, इसकी ऑटोनॉमी बहुत ज़रूरी है। तो 74वां संविधान संशोधन किया ही इसलिए गया था कि त्रिस्तरीय पंचायत राज सिस्टम और नागरीय सिस्टम लागू करने के लिए, 3 टियर। हाँ। और उसमें जो डेवोल्यूशन ऑफ फंक्शंस थे, जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, उसमें 18 फंक्शन ऐसे थे जो दिए गए थे कि इनको आप पूर्ण रूप से स्थानीय निकायों को ट्रांसफर करेंगे। तो स्थानीय निकाय मतलब कि म्युनिसिपैलिटीज और नगर पालिकाएं जी 3 तरह के होते हैं। जो हमारे नगर निगम हैं जिनको कॉर्पोरेशन कहते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फिर नगर पालिका परिषद हैं, उसके बाद नगर पंचायत है जिसको म्युनिसिपैलिटी कहते हैं जी। म्युनिसिपैलिटी वैसे जेनरिक नेम है। हाँ। सभी म्युनिसिपैलिटी कही जाती हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मंशा थी हमारे संविधान वेत्ताओं की, उन्होंने जब हमने संशोधन किया तो मंशा यही थी कि भाई इसको पूरा स्वायत्तशासी संस्था बना के और सिटी गवर्नमेंट के रूप में इसको चलाया जाए जी। बाहर के आप जाएं, जापान जाएं, अमेरिका कहीं जाएं तो सिटी गवर्नमेंट होती ही हो, और मेयर इज़ ऑल पावरफुल। आप जाएंगे तो न्यूयॉर्क का मेयर या उधर टोक्यो का मेयर, सियोल का मेयर, ये राष्ट्रपति के बाद इनका नंबर दूसरे तीसरे पे आता है, सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी पे लोग रहते हैं। तो वो सिटी गवर्नमेंट है। तो सिटी गवर्नमेंट न होने की वजह से बड़ी समस्याएं होती हैं। कहने को कागज़ पे सिटी गवर्नमेंट है, यहाँ पे फंक्शंस डेवोल्यूशन नहीं। आप वहाँ पे जाएं तो ये जो यहाँ पे लिखा गया था वहाँ पे एक्चुअलाइज्ड है जी। हेल्थ भी उनके पास है, एजुकेशन भी उनके पास है, बिजली भी उनके पास है, बाकी जलकल ये सब चीज़ें तो हैं ही हैं। आपका और आपका फायर डिपार्टमेंट उनके पास है, ये सब चीज़ें उन्हीं के पास रहती हैं। तो वो एक समग्र विकास होता है जी। जो अक्सर लोग यहाँ मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस की सबसे बड़ी बीमारी है, द बिगेस्ट एलिमेंट, जो सबसे बड़ा रोग है यहाँ कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस। सबके अपने अपने एक फिefdom है, जिम्मेदारी जिसको कहते हैं जी जी जी। और पता नहीं कौन सी फोर्सेस हैं जो इस 74वें संविधान संशोधन को एक्चुअलाइज
यूपी में एटलीस्ट नहीं होने दे रही, उत्तर प्रदेश में। ओके। क्योंकि मैं तो 12-13 साल इस सेक्टर में रहा हूँ जी। 2 बार म्युनिसिपल गवर्नमेंट म्युनिसिपल कमिश्नर रहा हूँ, यहाँ का नगर आयुक्त 2 बार रहा हूँ, विशेष सचिव रहा हूँ, सचिव करीब 5 साल के आसपास सचिव रहा हूँ जी। तो ये चीज़ें मैंने 12 कोशिश की। हमने एक पूरा समग्र अमेंडेड एक्ट बनाया था नगर विकास का जी। बहुत बढ़िया एक्ट था जी। और ये मैं आपको पर्सनली शेयर कर रहा हूँ जी। कि पूरे देश के समस्त प्रदेशों और जो आपके यूनियन टेरिटरीज हैं उनके प्राविधानों को पढ़ के म्यूनिसिपैलिटीज के एक सार बना के बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव एक्ट बनाया था हम लोगों ने, उसका ड्राफ्ट जी। वो गया तो तत्कालीन गवर्नर साहब ने रोक दिया उसको, तो पढ़ा ही रहा वो, फिर वो पास ही नहीं हुआ जी। मैं जब एक मीटिंग में गया था भारत सरकार में, तो जो उस वक्त तत्कालीन सचिव नगर विकास थे, उन्होंने उसको देखा, उन्होंने कहा कि भाई एसपी सिंह आप हमको इसकी उसमें पेन ड्राइव में दे दीजिए सॉरी कॉपी, मैं इसको पढ़ूंगा। और पढ़ने के बाद उन्होंने बताया कि भाई बहुत ही बढ़िया बना हुआ है इसको, तो आप लोग क्यों नहीं लागू करते हो? आप उसको समझ सकते हैं, क्यों नहीं लागू करते जी। और अब इतने दिनों बाद मैंने सुना कि कुछ एक कमेटी बनाई गई उसी एक्ट को फिर से रख के कि भाई इसको कुछ करिए। और फिर सुरेश खन्ना साहब जब आए थे, जब सरकार बदली जी, उन्होंने मुझसे पर्सनली कहा था कि मैंने इसको पढ़ा है और अच्छा एक्ट बना था ये जी। 2 चीज़ें होती हैं कि आप सशक्त बने, आपको पावर दिया जाए, दांत तो दें पहले आपको, तब तो आप करिए काटेंगे बिल्कुल। और दूसरा वित्तीय संसाधन जुटाने, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि पावर और उसके अनुरूप सापेक्ष आपके पास वित्तीय संसाधन हों। तो उस एक्ट में ही पूरी प्राविधान थे सब चीज़ों के जी। अब एक जो पॉपुलिस्ट ह्यू एंड क्राई होता है कि साहब ये इसमें ये हो गया, तमाम बोझ हो जाएगा, हम लोग चुनाव कैसे लड़ेंगे, जनता के पास कैसे जाएंगे, इतना टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, फलाना हो जाएगा। वो यूपी सबसे ज़्यादा अंडर टैक्सड है एज फार एज द म्यूनिसिपैलिटीज आर कंसर्न। सबसे कम टैक्स हमने लगाया सालों साल। हाउस टैक्स और नहीं, हाउस टैक्स तो बेसिक चीज़ें हैं, बाकी तमाम टैक्सेस हैं जो लगते हैं, ट्रेड टैक्स, व्यापार कर आइटमों पे, तरह तरह की चीज़ों पे टैक्स लगता है, हर चीज़ों पे लगता है। आप ये देखो ना कि दिन भर में आप 150-200 रुपए का, अगर आप पान खाने के लती हैं तो 150-200 रुपए का पान खा जाएंगे, सिगरेट पी जाएंगे, बच्चों की बर्थडे मनाएंगे, आप लाखों लाख रुपए खर्च कर दोगे। एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स जो कुल मिला जुला कि अगर आप हर चीज़ जोड़ लें जी, तो मेरे ख्याल से वो 500-600 रुपए से ज़्यादा पर मंथ नहीं पड़ेगा। उसको देने में कोताही होती है, उसी में तमाम के साथ रिजनमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो क्या तो पहली चीज़ वो पास नहीं हुआ, टैक्सेस नहीं बढ़े, बल्कि कुछ टैक्सेस कम ही हो गए थे जी। मद कम हो गई, तयबाजारी चुंगी सब खत्म ही हो गई, कम हो गई, ख़त्म हो गई। आप कहेंगे साहब भ्रष्टाचार फैला था, भाई भ्रष्टाचार रोकना तो तंत्र का काम है ना, कि आदमी के हाथ में कोई रोग है तो हाथ काट दो, कि उसका इलाज करिए आप जी। एक आमद हो रही है और अब वही आमद इलीगल तरीके से हो रही है, लोगों के जेबों में जा रही है। आपको बहुत फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ जी, तयबाजारी लग रही, दुकानें लग रही, उनका पैसा कहाँ जा रहा है दुनिया जान रही। आपने बंद कर दिया, अच्छी खासी इनकम आती थी, चुंगी होती थी, उसको रिफाइंड वे में चाहे जैसे करिए, मगर एकदम किसी चीज़ को बंद कर देना और वो चीज़ वास्तव में पिछले दरवाजे से चालू रहे, ये अजीब सी बात है जी। तो ये कुछ बड़ी तगड़ी दुश्वारियां रही जो मैंने इस प्रदेश में ही देखी जी। सर, जैसे अक्सर जनता की शिकायत होती है कि यार सड़क बनी थी, फिर किसी डिपार्टमेंट ने खोद दिया। नहीं, तो मैं उसी टॉपिक पे आ रहा था। हमने कहा कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस जिसको कहते हैं जी, कि सबके अपने अपने एक एम्पायर है जी। तो जब वो 74वां संविधान संशोधन किया गया तो उसमें बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन, फायर, ये सब चीजें जी म्यूनिसिपैलिटी के अंदर डालने की ये की गई थी कि इनको डिवॉल्व कर दे इनके पास, ताकि आपने सड़क बनाई, कल बिजली विभाग का केबल आ रहा है उसको काट दे रहा, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं जी।
अगर एक हेड होगा उसका, हाँ। तो एक मीटिंग होगी कि भाई ये वहाँ पे ये विकास काम होना जा रहा है, जो संस्थाएं अपना अपना देख लो। यहाँ रोज ये शिकायत होती कि आज केबल कट गया था, इन्होंने सड़क बनाई तो उन्होंने नाली खोद दी वहाँ पे। जी। तो ये चीजें, जी, एक तो जिससे वित्तीय क्षति होती है जी, और जो इनकन्वीनियंस होता है भाई, नेशनल लॉस है ये। जी। एक और समस्या आती है सर शहरों के विकास की, जब हम बात करते हैं कि जहाँ जहाँ हाईवेज बने हैं या शहर से बाहर निकलने वाली रोड है, उसके आसपास शहर बढ़ता जाता है जी। और वो बड़ा बेतरतीब बढ़ता है। वो प्लॉटिंग के माध्यम से, या लोग अपनी जमीनें बेचने लगते हैं, प्लॉटिंग करने लगते हैं, कोई सोसाइटी कोई तो। और जब तक नगर पालिकाएं या डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ वहाँ तक पहुँचती हैं, तब तक वह शहर बन चुका होता है, बस चुका होता है। तो वहाँ पीएनजी लाइन डालना या इस प्रकार की चीज़ें डालना, तो यह कैसे जो है किया जा सकता है कि प्रोएक्टिव तरीके से उतनी दूर का विकास हो सके शहर की सीमा निर्धारित देखिए, सब करके? चीज़ें हैं। आपका मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एरिया का कॉन्सेप्ट है, यहाँ बना भी है। जी। आपको क्या पता चलता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है ये, या इसकी मेट्रोपॉलिटन सिटी गवर्नेंस की कोई कमेटी भी है? कागज़ पे है सब। हमारे ज़माने में पास हुआ था, फिर बाद में डिक्लेयर भी हो गया मेट्रोपॉलिटन। जी। मुंबई लखनऊ मेट्रोपॉलिटन सिटी डिक्लेयर्ड है। जो है, कई हैं जो 10 लाख के ऊपर सब। ये ब्रेकिंग है भाई, ये बधाई। मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत दिनों से है जी। इसको मेरे ख्याल से 7-8 साल अब होने को आ रहे होंगे। क्या क्राइटेरिया है सर इसका? नहीं, पॉपुलेशन होता है, फिर डेवलपमेंट का पेस होता है, कितना फैलाव सिटी का हो रहा है। तो उसमें बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर्ड व्यवस्था है कि जो उसमें ग्राम सभाएं आती हैं, जो रूरल पंचायत राज सिस्टम की बॉडीज हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, सब रहते हैं जी। तो वो एक गवर्नर, उनका एक बृहद प्लान बनता है जी। जो प्लानिंग होती है, जो योजना बनती है, वो समग्र रूप से बनती है जी। और तब विकास का देखा जाता है। जो मैंने कहा ना 74वां वो की है संविधान संशोधन, उसमें सबसे पहली चीज अर्बन डेवलपमेंट वाज द पार्ट ऑफ म्युनिसिपैलिटी। नगरीय विकास, जो यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो ये अपने अपने एम्पायर बने हुए जिम्मेदारी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये सबसे पहली चीज़ थी, एक तो जो भारत सरकार की कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज बनी, तो पहले वहाँ तो ये जो सूडा वाला विभाग है, हाउसिंग डेवलपमेंट, जो अर्बन हाउसिंग का था वो अलग था, तो उन्होंने उसको मर्ज किया जी, कि वो चीज़ें मर्ज होनी चाहिए। यहाँ अभी भी म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंडर में सूडा के कार्यकलाप नहीं आए हैं, जबकि इंटीग्रल पार्ट है। गरीबी उन्मूलन जो है, शहरी रोजगार गरीबी उन्मूलन काम म्यूनिसिपैलिटी का है जी। आपने ये सब चीज़ें अलग अलग कर रखी, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। मेयर जो है न्यूयॉर्क या बाहर शहरों सिटी गवर्नमेंट वो मालिक है, पुलिस भी उसके अंडर में है। अब यहाँ क्रिटिसिज्म ज़्यादा कुछ होने लगेगा तो लोग बुरा मानते हैं भाई, मगर पुलिस के ऊपर सिविल गवर्नेंस लखनऊ में तो कोई है ही नहीं। पुलिस कमिश्नर आपने कर दिया, पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था लागू करने आपने नकल उतारी है, जहाँ से नकल उतारी है वहाँ पे उसके ऊपर एक सिविल अथॉरिटी है। न्यूयॉर्क पुलिस, सियोल पुलिस, जहाँ म्युनिसिपल, यूरोप, अमेरिका और जितने कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें जो म्युनिसिपल कमिश्नर सिस्टम है, ही इज अंडर मेयर, एक सिविल अथॉरिटी उसके ऊपर है। यहाँ पुलिस कमिश्नर के ऊपर कौन है? कोई नहीं। क्या होम सेक्रेटरी गवर्न करेंगे उसको लोकल लेवल पे? तो पूरे प्रदेश, तो ये पुलिस एक तरह पुलिस सिस्टम होगा। पुलिस स्टेट मैं नहीं कहूँगा, मगर ये चीज़ लॉजिकल नहीं है। अब कर दी गई है, कर दी गई भाई, उस व्यवस्था को जरूर लाइए, मगर एक ये तो करिए कि एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में रहे भाई जी। ये पुलिस स्टेट थोड़ी ना कि आपने उसके साथ में उसको कर दिया है जी। एक समस्या सर आपने इसका बताया कि नहीं, अभी मैं डेवलपमेंट पे आ रहा हूँ, उसको पूरा कर लेने दीजिए। एलडीए की बात सर, देखिए आपने तमाम स्कैंडल सुने होंगे एलडीए में जी, या फॉर दैट मैटर कोई विकास प्राधिकरण में तमाम जी। ये हो गया, उसका रीजन ये है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था से उसको बाहर रखा गया। नगर निगम एक मिनी असेंबली की तरह से है, 110 सभासद हैं लखनऊ में, और उसके बाद नामित भी हैं 20-25 सब, मतलब करीब करीब लगभग 150 सभासद हो जाते हैं। पूरी असेंबली, छोटे मोटे जो आपकी पौंडीचेरी की असेंबली से बड़ी यहाँ के सदन यहाँ का है जी। तो आप जब कोई भ्रष्टाचार करोगे तो कम से कम हजारों निगाहें उस पर लगी रहती हैं। एक क्षेत्र में एक पार्षद चुना जाता है,
वो पार्षद जब इलेक्शन लड़ता है तो 10 उसके साथ लड़ने वाले होते हैं, 10 प्रत्याशी भविष्य के तैयार होते हैं, 10 हारे हुए होते हैं, 50, तो वो सब नज़र रखते हैं कि ये क्या गड़बड़ी हो रही है। अब आप ये मिनिमम सुनाई पड़ता हुआ किसी सभासद या पार्षद ने या किसी नगर निगम की ज़मीन पे इसने कब्जा कर लिया। प्रशासन काल में हुआ, जब प्रशासक था, सब सुपरसीडेड बॉडीज थी, तब तमाम चीज़ें यहाँ पे लखनऊ में भी हुई, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। उसका रीज़न ये था कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू न होना। एलडीए अब एक विभाग है, उसके ऊपर कोई प्रजातांत्रिक कंट्रोल नहीं है, वो अलग रखा गया है भाई, ब्लू वाइट बॉय है। अब वहाँ क्या होता है उस पर निगाहें नहीं लोगों की। जब वो इसके अंदर में कर दिया जाए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, तो उसकी जवाबदेही बनती है कि हर क्षेत्र के लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा जो प्रजातांत्रिक रूप से चुना हुआ सदस्य है, वो उसकी निगाहें हैं, उसके ऊपर 1000 निगाहें हैं। सर मेरी जानकारी में कई लोग हैं जिनकी जमीनें एलडीए ने एक्वायर की और 20-20 साल उनको ना मुआवजा मिला, ना पैरेलल कोई। वो तो आप छोड़ दीजिए, देखिए एक हम तमाम कमेटियों, पब्लिक अकाउंट कमेटी है और तमाम ये स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार से संबंधित माननीय समिति है, पीएसी है, माननीय समिति है, बनी हुई है। उस पे जब हम लोग पेश होते थे, तो मैं आज के करीब 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 10 साल आप कह लीजिए इसको, 350 से ऊपर अवैध कॉलोनियाँ लखनऊ में थी। भाई कैसे बन जाती हैं? जब बन जाती हैं तब आप उनको नोटिस देते हो, किस लिए नौकरी पे रखे हुए हैं जो पूरा तंत्र बना हुआ है, कि फिर आप वही गलियां, वही अनप्लान्ड सिटी वो सब क्रिएट करें। अब यहाँ बस गई। आप बनारस में जाके देखो, बनारस में जो गलियां पहले थी फिर गलियां बन गई जी। जो नया विकास हुआ है, आपको अगर सामान ले जाना है तो एक ट्रॉली छोटा करिए, उससे सामान ट्रक को सड़क पर रोक दीजिए, बाहर बड़ी गाड़ी जा ही नहीं सकती। यहाँ भी तमाम मोहल्ले ऐसे बन गए जी। और रोज बनते जा रहे हैं, रोज हल्ला मचता है कि इसको सस्पेंड को, क्योंकि उदाहरणीय दंड किसी को दिया ही नहीं जाता है। एग्जाम्पलरी पनिशमेंट जिसको कहते हैं, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिया ही नहीं जाता है, तो कोई जवाबदेही होती है। बना के चले गए, मोटे होकर चले गए, खत्म हो गया। तो वो जो किया गया था 74वां संविधान संशोधन इसीलिए किया गया था कि एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत इन सब संस्थाओं को लाइए और मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस न रहे, सब एक गवर्नेंस के अंदर में रहें, ताकि कोऑर्डिनेशन रहे बेहतर और निगाहें रहे, विजिलेंस रहे उसके ऊपर। तो ये बड़ी भारी समस्या है यहाँ की। ये आपने सर बड़ा सही बताया कि मल्टीप्लिसिटी है। दूसरा एक आपने समस्या बताई कि रेवेन्यू सोर्सेज जो हैं स्वयं के नहीं है। मैं देखता हूँ कि राजस्व विभाग है, सबसे बड़ा विभाग है, मतलब आमदनी का बहुत बड़ा जरिया है। तो भाई जो शहर बड़े हैं, जो शहर अच्छे हैं, उनकी वहाँ के रेट्स ज़्यादा है, उसी हिसाब से राजस्व की आमदनी ज़्यादा है। तो राजस्व से की तो आमदनी हो रही है, जो रजिस्ट्रीज होती हैं इस टाइम, पर उसका वो शहर में होने की ही वजह से हो रही है, बढ़ रहा है उसका दाम वगैरह जो भी है परसेंटेज। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए लखनऊ शहर का उदाहरण लेता है, सब राजस्व का एक बड़ा पार्ट इस शहर में होने वाले सारे ट्रांजैक्शन से आ रहा होगा, चाहे रेंटल हो, चाहे सेलिंग हो, या चाहे जो भी हो। तो क्या वहां से भी तो यहाँ के लिए, उसी जमीन के लिए, उसी जगह के लिए रेवेन्यू लिया जा सकता है? देखिए ये तो जो बजटिंग का तरीका ये नहीं, वो तो सेंट्रली पूल होता है, तो वो बजटिंग होती है। मगर जो चीज मैंने बताई कि तो रेवेन्यू के क्या सोर्सेज हो सकते हैं? जो यहाँ टैक्स से तमाम मद अनटैक्स्ड है जी। आप टाटा स्काई देखोगे, केबल लगाओगे, 20-20, 15-15 हज़ार सालाना सब्सक्रिप्शन आप देते हो। आप नगर निगम के छोटे छोटे टैक्सेस, आपको 100 रुपये यूजर चार्ज, उस पर हल्ला मचाते हैं लोग। अरे साहब 100 रुपये ले रहे हैं कूड़ा उठाने के, चले क्या बात आप कर रहे हो? अगर आप पैसा नहीं दोगे, आप ये देखो कि आप बाकी जगहों पे बिना कुछ कहे हुए सब टैक्सेस अपना देते हो। वो तो टैक्स खाली सबसे कमजोर नगर निगम या म्युनिसिपैलिटी है कि जिसका टैक्स देने में आपको परेशानी होती है। आप उसी हाउस टैक्स और वाटर टैक्स समझते सब चीज निपट जाएगा। भाई वो तो एक छोटा सा हिस्सा है, हाउस टैक्स एक छोटा सा हिस्सा है। तमाम ऐसे मद हैं जिन पे आपको टैक्स लगना है। वो आप और प्रदेशों में देखो ना, कितने कितने मदों पर वहाँ लगे हुए हैं, सरप्लस में हैं। चिंचवाड़ वाली ऐसी म्यूनिसिपैलिटीज महाराष्ट्र में जो एयरपोर्ट तक के लिए बिड कर रही हैं बनाने के लिए, इतने कैश सरप्लस हैं। वो सब कैसे हैं? वो
टैक्स लगा रहे हैं, दे रहे हैं, तो बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। दूसरा, बड़ी अजीब सी पार्टियां हैं। मैंने बताया ना कि आप ये बेतहाशा जो ग्रोथ हो रही है शहरों की जी, अनप्लान्ड, आंख के सामने झंडे लग गए, लाल पीले नीले लगे हुए, फलाना सिटी, ग्रीन सिटी, इको सिटी, फलाना सिटी आ गए, और आपके आंख के नीचे हो रहा है। फिर एक बैग आप पहुंच गए वहाँ पे, हिसाब तो इलीगल कैसे शुरू हुआ भाई? शुरू कैसे हो जाता है? एक एक बिल्डिंगें आप देखिए, पेंट से, स्प्रे पेंट से 5-5 बार सील हुई हैं। हाँ। और 5-5, 10-10 बार सील टूटी, और फिर बना रहा है आदमी, और बन के खड़ी हो गई। तो तमाशा मचा हुआ है ना। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। कानून के अपने तो तलवार भांजने के नहीं भाई, हम ही लोग उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ना जी। तो अगर निष्ठा नहीं है तो क्या होगा? सर यहाँ जैसे मैं बड़ा उदाहरण है लखनऊ का, एक बाईपास रोड बनी शहीद पथ, आज एक नया लखनऊ पूरा उस तरफ शिफ्ट हो गया है। तो अब अटल जी जैसा विजन था कि उन्होंने कहा कि एक बाईपास आप दीजिए। तो क्या अगर वैसा राजनेता या उस प्रकार का नेतृत्व न जब तक मिले, तब तक क्या डेवलपमेंट की प्लानिंग नहीं हो सकती है, या बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं हो सकते हैं जो कि शहर के भाई देखिए, भर्ती किस लिए होती है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, आईएएस पीसीएस हैं या इंजीनियरिंग सर्विसेज के हैं, उनको इसीलिए भर्ती किया जाता है ना। अमृत योजना हो चाहे जेएनयूआरएम रहा हो, सब में एक मैंडेट है कि कोई भी प्लानिंग मिनिमम 30 इयर्स के लिए की जाएगी जी। वो मास्टर प्लान आते हैं जी, 30 इयर्स के लिए की जाएगी जी। हम लोग साउथ कोरिया सियोल गए थे, सियोल ओलंपिक बाद उन्होंने पता नहीं कितने सालों की प्लानिंग कर ली थी उस ज़माने में, बस 10-10 लेन की सड़कें बनी हुई हैं। अब चाइना में 18-18 लेन की सड़कें बनी हुई हैं। आप बनारस से प्रयागराज वाला आपने 4 लेन बनाया था जी। आपको मालूम था कि वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक कितना होना है? इंडियन रोड कांग्रेस है, तमाम आपके पास इंस्टीट्यूट भरे हुए हैं जो इस चीज़ को जज करते रहते हैं कि इतने साल में इतना वॉल्यूम ट्रैफिक का इतना हो जाएगा जी। पर आवर पर कितनी गाड़ियां पास होंगी, 5 साल बाद कितनी होंगी, 10 साल बाद कितनी होंगी, एक अंदाज लगा उस पर। तो आप उसको 6 लेन का शुरू किया, 4-5 साल पब्लिक की आफत हो गई, वहाँ जाम, दुनिया। ये चीज़ आप तभी बना सकते थे, 6 लेन का तभी बना सकते थे, क्यों आपने 4 लेन का बनाया? भाई रेवेन्यू की कमी रही होगी या बजट नहीं रहा होगा, कुछ ऐसा भी होता है सर कि बजट की कमी से सब प्लानिंग में कमी आती है, या सोच से अब ज़्यादा खर्च हुआ कि तब ज़्यादा खर्च हुआ? हाँ, अभी ज़्यादा खर्च हुआ, सही बात। कास्ट बढ़ गई, हर चीज़, ये बात मानने वाली नहीं है। मैं तो सर हाईवे बनाने के लिए बजट के कंस्ट्रेंट, ये दूरदर्शिता का अभाव रहा है जी। दूरदर्शिता का अभाव रहा है। जनता रो दी है 5-6 साल तक, घंटों जाम। मिर्ज़ापुर, कभी आप इंदवाई की पता है, लोग कमरा लेके होटल में टिक गए कि भैया रात भर जाम नहीं खुलने वाला है। तो अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में 90 डिग्री पे पुल बना दिया जी। अरे भाई, ये ऐसा थोड़ी था कि रात भर कोई पूरी कचौड़ी छान दी कि साहब आपने घी के तेल की जगह फलाना डाल दिया। अरे बना होगा, सालों में बना होगा, बनते हुए लोगों ने देखा होगा। अब बन गए तो आप इंजीनियरों को सस्पेंड करना शुरू कर रहे हैं, फलाने कर दो। यानी इतना अंधागर्दी तो हमने नहीं देखी कि 90 डिग्री का पुल बन के चला गया। जब हल्ला मचा साहब 90 डिग्री पे मोड़ कैसे है, तब यहाँ पे इंक्वायरी शुरू कैसे बन गया। बच्चों का खेल नजर आ रहा, हंसी, रिडिकुलस। मैं फिर कमिंग बैक टू लखनऊ जी, 7-8 साल से तो एक हमारा पॉइंट है, वहाँ हम देख रहे हैं कि 24 घंटे वहाँ पे मतलब जाम लगा रहता है। बहुत ही कमता चौराहा है जब जी। शहीद पथ, अब शहीद पथ शानदार बना, लेकिन उसकी एंट्री और एग्जिट अभी भी वो सिर्फ शहर को कैटर नहीं करता है, वो पूर्वांचल से आने वाली सड़क है और कानपुर जाने वाली सड़क है, वहीं से आदमी आगरा एक्सप्रेसवे की तरफ भी निकलता है। अभी चलिए किसान पथ बनाए तो हो सकता है थोड़ा ट्रैफिक, पर ये एंट्री एग्जिट 7-8 साल तक आप एग्जिट देखो ना, एग्जिट देखो कितना बड़ा बना है। अगर एक गाड़ी सर्विस रोड दोनों, एक गाड़ी अगर वहां पे ब्रेकडाउन हो जाए तो दूसरी गाड़ी नहीं निकल सकती। सर बिना ब्रेकडाउन के जाम लगा रहता है। नहीं, आप ये देखो ना, इसलिए इसी लगा रहता है, बता रहा हूँ जी। तो ये सब चीजें कौन देखे? तो हमारा पेट्रोल डीजल। दूसरा कि जहाँ आपकी सर्विस रोड बनी है जी, आप कानपुर लखनऊ हाईवे पे चले जाओ, बंथरा सरोजनी नगर तक पूरी दुकानें लगी हुई है, पुलिस है, पूरी दुकानें आराम से झाड़ फूंक के खोलेंगे, वो सर्विस रोड पे पूरी दुकान फैल जाएगी।
वो चाहे टेंट कना तंबू की हो, चाहे चाय की हो, चाहे बक्से की हो, लोहा लकड़ की हो, लगी हुई। जी। तो एक ह्यूमन फैक्टर, सिस्टम, सब चीजें मिला के अजीब सा अच्छा सर, जैसे ट्रैफिक की बात कर रहे हैं जी। जैसे क्या होता है कि अक्सर जो आपने दूरदर्शिता की बात की, इस चौराहे पर जाम लग रहा है तो अब यहाँ एक फ्लाईओवर बना दो। फिर वही आपने बताया कि 2-3-4 साल लगते हैं और समस्या से झेलते हैं, अचानक से फ्लाईओवर बन जाता है, लेकिन नीचे फिर भी जाम लगा रहता है, क्योंकि नीचे के ट्रैफिक को कहीं ना कहीं जाना है जिसको ऊपर की आवश्यकता नहीं जी। और फिर आपने जमीन भी पूरी कंज्यूम कर ली और नीचे भी आपको कम जगह मिली। तो एक 2-4 जगह हमने देखा इस तरीके से। तो जैसे मेट्रो प्लान करता है एंड टू एंड, कि आपने एयरपोर्ट से शुरू किया तो आप मुंशी पुलिया तक आए वहां तक, तो क्या शहर के लिए एंड टू एंड ट्रैफिक का कोई ऐसी व्यवस्था या अथॉरिटी नहीं बन सकती है जो? सब अथॉरिटी भाई इन्हीं के मैंडेट में है। अच्छा, क्या जरूरत है भाई सबकी? अब यहाँ तो कानूनों की कमी नहीं है, संस्थाओं की कमी नहीं है, जो एक इच्छा शक्ति है उसकी कमी है, नीयत की कमी है। आप ये देखिए कितनी संस्थाएं चाहिए आपको, क्या करिएगा? यूपीडा, ईडा, एलडीए, नगर निगम, तमाम सब तमाम तो बने हुए हैं भाई, और सब में क्वालिफाइड इंजीनियर लोग हैं, सब कुछ है, बड़े बड़े प्लानर हैं। प्लानिंग टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है पूरे का पूरा, आर्किटेक्ट्स भरे हुए हैं। कोई बैठ के पूरे शहर को नहीं देख रहा है, क्या करिएगा? लेके मुझे आप कह रहे थे कि मेयर एक पूरे शहर को देख सकता था जी, तो वही मैंने कहा जो सिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट एक्चुअलाइज नहीं होगा, उसी का ये सब एलिमेंट है। ये जो रोग है ये इसी कारण है कि सिटी गवर्नमेंट यहाँ संविधान की मंशा के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसा होता है उस स्तर की यहाँ पे गठित नहीं हो रही है, और जब तक ये नहीं होगा एक समग्र विकास संभव नहीं है जी। आप ये समझ लीजिए। दूसरा, ऐसी संस्थाओं जब तक प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू नहीं है, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिस्पाइट ऑल इट्स इविल्स। ये सेइंग है, ये कहावत है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिस्पाइट ऑल इट्स इविल। क्योंकि कम से कम लोगों की निगाहें रहती हैं जी। अगर आप निगाहें बंद कर तो वो बिल्कुल निरंकुशता वहां व्याप्त हो जाती है जी। और दर्शकों को लग सकता है कि हम सिर्फ लखनऊ की बात कर रहे हैं, पर जो नहीं, मैंने तो पूरे हर शहर की समस्या, आप जो भी शहर देख लें, छोटे शहर, बड़े शहर, टायर 2, टायर 3, सब जगह यही समस्याएं दिखती हैं। और दूसरा सबसे बड़ी खराब चीज ये है कि किसी भी बड़े शहर में जब आप एंटर करिए रेलवे लाइन के थ्रू या किसी, तो जो एंट्री होती है उसके किनारे आप देखो कितना भद्दा सीन रहता है, झुग्गी झोपड़ियां, क्लस्टर, अनप्लान्ड एरिया सब भरे हुए है सब शहर में, विद इन म्युनिसिपल लिमिट्स हैं सब जी। कोई देखने वाला नहीं है। आप उसको बनने दोगे, यहीं बंदे हमें याद है ये सब जमीन इरिगेशन डिपार्टमेंट की है। 20 बार मैंने रिक्वेस्ट किया जब मैं म्युनिसिपल कमिश्नर था कि भाई इसको गिराना हटाना, कोई राजी नहीं हुआ। आखिर क्यों अकबर नगर बसा, फिर अकबर नगर गिराया गया जी। कोई भी बाईपास बनता है तो हजारों मकान तोड़े जाते हैं, क्यों बने? वो कोई जिम्मेदारी है? यही बंधा आप देखिए, यहाँ से निशादगंज से वहां मोती महल चले जाइए, पूरा बन गया, उसमें मंदिर पूजा स्थल सब बनते चले जा रहे हैं जी। NBRI की बाउंड्री वाल पे चढ़ा के लोगों ने मकान बना लिए हैं। कोई देखने वाला है? LDA नहीं है, नगर निगम नहीं है, जल संस्थान का ऑफिस है, उस बंदे पे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। उस ऑफिस की बाउंड्री वाल के आगे लोगों ने सड़क के बीच में मकान बना रखे। ये अभी सब डेवलपमेंट हो गया जी। कोई अभी वो चौड़ीकरण होगा सड़क का, फिर तोड़ा जाएगा तो हल्ला मचेगा, उनको मुआवजा देंगे या सूडा से मकान दिलवाएंगे। ये एक सिलसिला चल रहा अनवरत, अजीब सा ट्रैप है। जो आया है बड़े मतलब लिमिटेड सोच है, लिमिटेड समय को देखता है। इच्छा शक्ति ने कौन बवाल मोल ले भाई? सवाल ये कौन, अब तो सड़कों पे अफसरों ने चलना छोड़ दिया है। अच्छा, मुझे भी ये भी लगता है कि सब लोग जब आपने कभी इनकी शक्लें किसी देखी, आप इस पर ट्रैफिक क्रेन बेदी हुई थी, उनका नाम ही हो गया क्रेन बेदी, नाम हो गया था, उसी से नाम कमाया। दिल्ली को उन्होंने ठीक करके रख दिया था। आप यहाँ देखिए, पता चलेगा वो कौन DCP साहब हैं, ट्रैफिक के कौन क्या है, क्या पता ही नहीं चलता कौन है। आप निकलिए तो भाई थोड़ा सा पसीना बहाइए, सड़क पे जाइए, अपने आँख से देखिए ना, एक चौराहे पे खड़े होकर देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। सबके हाथ में मोबाइल,
सबके हाथ में मोबाइल है, बैठे हुए हैं। जब तक कोई भिड़ गया धड़ के तब हल्ला मचा दे, भाई हुआ क्या? रेगुलेट आपको नहीं करना है। इन सब चीज़ों को कौन देखेगा? क्यों नहीं हम जब विदेश में जाते हैं तो हम क्यों एकदम से लाइन में, कतार में, और हर चीज़, अगर टॉफ़ी भी खाएंगे तो जेब में उसका रैपर रख लेंगे। यहाँ तो भैया केला खाया, शीशा रोल किया, सड़क पे फेंक दिया, पार्किंग की कहीं लगा दिया। बाहर जाओगे तो लाइन का पहिया टायर का देखोगे कि लाइन के भीतर है कि नहीं है। तो हमारे यहाँ अपने ही देश को क्यों चौपट करते हो? ये देशभक्ति से भी रिलेटेड है। बिल्कुल, कि अगर आप अपने देश को बढ़िया देखना चाहते हैं, देशभक्ति की भावना, तो अपने देश को साफ रखो, अनुशासित रखो। ये क्यों क्रिएट करते हो? जाम से कितना पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन के बाद जो फ्यूल बर्निंग होती है, बिना मतलब 4 गाड़ियां यूं खड़ी हो गई, घंटों जाम लग गया, उसमें जो डीजल जल रहा है, पेट्रोल जल रहा है, जो धुआं उठ रहा है, ये हम ही को नुकसान कर रहा है। हम ही नहीं, देश का नुकसान हो रहा है। नेशनल लॉस है सर, समय का लॉस है। कोई देखने वाला है? क्योंकि उदाहरणीय पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, निष्ठापूर्वक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या करिएगा? और सर, एक बार आपने एक बात कही थी कि मैक्सिमम जगह डेवलपमेंट जब जहाँ होता है तो वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ के टोपोग्राफी को ध्यान में रख के होता है। जी हाँ। वैसे ये पूरा हमारा इलाका तालाबों से भरा हुआ है, क्योंकि ये नदियाँ हैं हमारे आपको बताऊं, मैं SDM मलिहाबाद था जी 86-87 में। जी। कठौता, झील वील इतनी विशाल थी सब, और इतने तालाब थे। इस कुकरेल नाले, कुकरेल नदी का कैचमेंट एरिया इटौजा से चलता है यहाँ 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर से उसका कैचमेंट एरिया, तमाम रिवर छोटे छोटे आते थे। आप सोच सकते हो, NHI ने हाईवे बना, हम लोग कहे कि थक गए कि भाई जो उसके कैचमेंट एरिया के नाले या वहाँ पे सब कलवर्ट बना दो, पुलियाएँ बना दो। नहीं, कुछ नहीं सुना, सब ब्लॉक कर दिया आपने। मोहल्लों में जल भराव जो हो रहा है, जो उसका कैचमेंट है वो ख़त्म हो गया, रिवर्स मर रही हैं। इसीलिए तो कौन देखेगा इसको? हम अपनी ज्योग्राफी पर भी ध्यान नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहे। कितने तालाबों को तो मैंने देखा है सर कि तालाब में पत्थर मार के जो है जमीन बताई जाती है कि ये जमीन तुम्हारी है, इस पे आपको घर बनाना है। फिर उसके बाद वही बेतरतीब वाला, और ये सब सबकी आंखों के सामने ही होता है। सब बिल्कुल हो रहा है साहब, आंख के सामने हो रहा है। भाई रजिस्ट्री अगर हो रही है, लोग स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहे हैं, कोई सब बड़े बड़े अफसर उसी तरह से पास हो रहे हैं। अभी बटलर पैलेस के सामने से हटा, वो कब का झुग्गी झोपड़ियाँ सब बसी हुई थी, थक गए लोग हटाते हटाते। अभी जाके क्लियर हो गया, समझ में जाके क्लियर हो गया। वो रोशन जैकब का भला हो, जो कमिश्नर साहिबा थी जी, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, करवा खुलवा दिया वहाँ। आंख के सामने सड़क यूं घेर के झुग्गी जो मकान बनाए हुए हैं, दिखाई पड़ रहा है। सब बड़े बड़े अफसर उसमें साहब लोग अपना, पॉश एरिया है सर। नहीं, पॉश का सब हो रहे थे मशीन। एक जमाने बटला पैलेस में सब बड़े अधिकारी रहते, तब भी रहते हैं जी। अपनी गाड़ी का शीशा तक उतार के देखने की किसी ने कोशिश नहीं की, भैया देख लो इसको हटाओ। तो कहीं अगर इस एटीट्यूड पे है तो चल रहा है, भाई क्या करिएगा। तो काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई और समाधान भी बताया गया है। और सबसे बड़ा समाधान ये है कि भाई ये आपके देश के लिए ही है, कम से कम हम ऐसा कार्य करें कि हमारी अगली जनरेशन तो यहाँ डेफिनेटली हर आदमी की जिम्मेदारी जब तक महसूस नहीं होगी। दूसरा की अधकचरी व्यवस्था नहीं चलती। प्रजातंत्र है तो सब जगह प्रजातंत्र होना चाहिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का आदर करना चाहिए। संविधान की मंशा है 74th अमेंडमेंट लागू हो तो आपको उसे निष्ठापूर्वक लागू करना चाहिए जी। ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल रोके हुए हैं कि हम लागू करें, जो जितनी मर्जी होगी अपनी सुविधा अनुसार उतना हम काट के लागू कर लें, बाकी हम नहीं लागू करेंगे जी। तो दर्शकों, आज बड़ी विस्तृत चर्चा हुई। आप लोग की भी समस्याएं हैं, सब लोग, हम सब इंसान हैं, हम सब शहर में निकलते हैं, देखते हैं कहीं कुछ दिक्कत लगती है तो यह भी लगता है कि क्यों नहीं हमारे शहर ऐसे हों कि हमारी अगली जनरेशन भी यहाँ रहना स्वीकार करे। अगली जनरेशन को तो दुनिया दिख रही है उनके फ़ोन पर, तो वह तो कंपेयर करेंगे ही करेंगे, और जितने लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनकी भी अगली जनरेशन छोड़ के चली जाती है जी। तो क्या फ़ायदा इस बात का। तो हम शहर कम से कम ऐसे बनाएं कि अगली पीढ़ी उसके लिए तैयार तो हो रहने के लिए। तो इसी विचार के साथ आज सर से लिवेबल सिटी एक कॉन्सेप्ट है ना कि विच इज़ द मोस्ट लिवेबल सिटी। तो ऐसा व्यवहार आचरण, ऐसी व्यवस्था करें कि लिवेबल सिटी कही जाए। हरियाली रहे, पेड़ पौधे रहें, नेचर रहे, प्रकृति रहे जी। जहाँ पानी रिच है वहाँ वाटर रहे, तालाब रहें, जल भराव ना हो, वाटर रिचार्ज हमारा होता रहे, हमारी ही अपने ही लिए है और किसके लिए जी। तो और बहुत बड़ा मुश्किल कार्य भी नहीं है। नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं भाई, सब दुनिया में हो रहा है जी जी। आपके यहाँ और प्रदेशों में हो रहा है,
आप भोपाल इंदौर कैसे बन रहे हैं, आप जाके देखो ना भाई, हम क्यों नहीं बन रहे हैं। हाँ, कम से कम अपने ही देश के जो मॉडल्स हैं, इंदौर है, भोपाल जैसा आपने बताया, या सूरत है, इस प्रकार के उदाहरण हम स्मार्ट सिटी के कंपटीशन होते हैं, वो एक अलग चीज़ है जी। देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने इनसाइट्स हमसे साझा किए, अपनी पीड़ा, अपनी जानकारी, अपना ज्ञान हमसे साझा किया। दर्शकों, आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, क्या समाधान निकाला जा सकता है यह भी हमें ज़रूर बताएं। और कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़रूरी बातें हुई हैं, काम की बातें हुई हैं, आपके माध्यम से दूर तक जाती हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।